हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जे एडवांस 2016 में पूछे गए रे ऑप्टिक्स का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। ए ट्रांसपेरेंट स्लैब ऑफ थिकनेस डी, ये स्लैब है, थिकनेस डी दिया हुआ है, हैज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन जेड दैट इंक्रीजेज विथ जेड। इस स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जेड के साथ इंक्रीज कर रहा है। जेड का इंक्रीजिंग डायरेक्शन एरो से दिखाया हुआ है। आगे देखिए क्या लिख रहा है। हियर जेड इज द वर्टिकल डिस्टेंस इनसाइड द स्लैब मेजर्ड फ्रॉम द टॉप। टॉप से मेजर किया जा रहा है डिस्टेंस, और ये तो डायग्राम में साफ साफ दिख ही रहा है कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में जेड इंक्रीज कर रहा है। स्लैब इज प्लेस्ड बिटवीन टू मीडिया विथ यूनिफॉर्म रिफ्रैक्टिव इंडिसेज n1 एंड n2 ग्रेटर देन n1। n1 कांस्टेंट है, n2 कांस्टेंट है, जहां n2 का वैल्यू n1 से ज़्यादा है। डायग्राम में साफ साफ क्लियर दिख रहा है। ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट विथ थीटा आई from medium 1 and immerse in medium 2 with refraction angle theta f। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इस मीडियम के लिए लेटरल डिस्प्लेसमेंट एल, यहाँ से इंटर किया, यहाँ से बाहर गया, इसी डिस्प्लेसमेंट को लेटरल डिस्प्लेसमेंट एल लिख रहा है। तो ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट कोई विशेष टर्म नहीं है जिसको हम लोग अलग से डिफाइन करें। यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि जहाँ से इंटर किया इसको वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लिया, और जहाँ से बाहर गया इसी दोनों पॉइंट के डिस्टेंस को एल लिखा है। तो इसको अलग से डिस्क्राइब करने का कोई ज़रूरत नहीं है। खैर, इस सिचुएशन के लिए हम लोगों को ये ऑप्शंस में से चेक करना है क्या ऑप्शन होगा। तो यहाँ सबसे पहले तो हम लोग स्नेल्स लॉ देखते हैं। स्नेल्स लॉ आप लोग पढ़े होंगे। एन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू साइन थीटा इक्वल्स कांस्टेंट। अब देखिए, अगर हम लोग पहला ऑप्शन चेक करें और ये स्लैब जहाँ से स्टार्ट हो रहा है इस पॉइंट पर, और जहाँ एंड हो रहा है ये स्लैब इस पॉइंट पर, अगर स्नेल्स लॉ लगाए हैं तो यहाँ के लिए हो जाएगा n1 साइन थीटा आई, यहाँ दिख रहा है पहला ऑप्शन में लेफ्ट साइड LHS। और यहाँ के लिए अप्लाई करें तो n2 साइन थीटा एफ, पहला ऑप्शन का RHS n2 साइन थीटा एफ, ये दोनों बराबर होगा। n साइन थीटा कॉन्स्टेंट स्ट्रेस लॉ होता है, तो पहला ऑप्शन आपका सही है। दूसरा ऑप्शन देखिए, n1 साइन थीटा आई n2 माइनस नहीं, n2 साइन थीटा एफ होगा, n2 माइनस n1 साइन थीटा एफ नहीं होगा, तो ये दूसरा ऑप्शन आपका गलत है। तीसरा ऑप्शन देखिए, L इज इंडिपेंडेंट ऑफ n2, L इज डिपेंडेंट ऑन nz। खैर, इस L का वैल्यू निकालना है हम लोगों को। चलिए इसको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। L का वैल्यू क्या आता है। देखिए सबसे पहले तो n साइन थीटा अगर कांस्टेंट है स्नेल्स लॉ, तो जैसे जैसे इसमें क्वेश्चन में दिया है कि जैसे जैसे हम लोग नीचे जा रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज कर रहा है, तो अगर n इंक्रीज करेगा तो साइन थीटा डिक्रीज करेगा, साइन थीटा डिक्रीज करेगा मतलब लाइट रे नॉर्मल की तरफ बाहर भागेगा, नॉर्मल के डायरेक्शन में। तो अगर इसका हम लोग रे डायग्राम रफ ट्रेस करें तो रफली ये डायग्राम ऐसा आएगा कुछ, ये इधर झुकता हुआ ऐसा आएगा क्योंकि नॉर्मल की तरफ भागते जा रहा है और यहाँ से ये बाहर जाएगा। अब अगर हम लोग किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट, जैसे इसको मान लेते हैं हम लोग एक्स एक्सेस, और इसी डॉटेड लाइन को आप मान लीजिए जेड एक्सेस, और किसी पॉइंट पर स्नेल्स लॉ अप्लाई करने का कोशिश करते हैं, तो यहाँ टेंजेंट ड्रॉ कर लिए, और चूंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जेड के साथ वेरी कर रहा है तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन इंटरफेस हो जाएगा, क्योंकि इस हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर जेड अलग है और नीचे जेड अलग है, तो जेड के साथ साथ एन भी वेरी कर रहा है, तो यही हो गया इंटरफेस। इंटरफेस मतलब दो अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम को सेपरेट करने वाला प्लेन, तो यही इंटरफेस हो गया। और इंटरफेस पर जो परपेंडिकुलर होता है यही नॉर्मल होता है, तो ये हो गया आपका नॉर्मल। नॉर्मल जेड वेरी करने की वजह से हॉरिजॉन्टल प्लेन जो हुआ वो इंटरफेस बना, क्योंकि इस प्लेन के ऊपर जेड अलग तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग, इस प्लेन के नीचे जेड अलग तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग। अब देखिए इस एंगल को हम लोग आई एज्यूम कर लेते हैं। ये अगर एंगल आई हो गया तो ये एंगल आपका हो जाएगा 90 माइनस आई। और अब इस राइट एंगल ट्रायंगल से इस टेंजेंट का अगर हम लोग स्लोप लिखें तो स्लोप बराबर लिख सकते हैं हम लोग tan 90 माइनस आई, tan 90 माइनस आई, और ये इक्वल्स हो जाएगा कौन सा कर्व है। देखिए तो एक जेड एक्सिस आप लिए हैं, एक एक्स एक्सिस लिए हैं, एंगल हम लोग एक्स एक्सिस चुन रहे हैं, तो स्लोप हो जाता है dy बाई डी एक्स, जैसा कि आप पढ़े होंगे। तो y की जगह पर यहाँ z लिखे हैं हम लोग, तो dz बाई डी एक्स। अब tan 90 माइनस आई आपको पता है ये होता है cot i, तो ये हो गया cot i इक्वल्स dz बाई डी एक्स। अब देखिए यहाँ से स्नेल्स लॉ यूज करते हैं हम लोग, तो जहाँ रे इंटर किया है स्लैब पर, अगर इस मीडियम के लिए लिखें तो ये वैल्यू हो जाएगा n1 साइन थीटा आई इक्वल्स nz
साइन आई, यहाँ एंगल लिए हैं आई, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस आई इस इंटरफेस के लिए। अब यहाँ से अगर हम लोग साइन आई का वैल्यू लिखें तो यह सीधा 1/sin आई लिख लीजिए, 1/sin आई। तो 1/sin आई इक्वल्स आपका हो जाएगा NZ डिवाइडेड बाई N1 साइन थीटा आई। अब 1/sin आई आप जानते हैं कॉसेक आई, और कॉसेक आई को हम लोग लिख सकते हैं √1 + cot स्क्वायर आई। अब यहाँ से हम लोग इस वैल्यू को लिख सकते हैं √1 + cot स्क्वायर आई, कॉसेक आई को। तो कॉट स्क्वायर आई का वैल्यू हो जाएगा, वैल्यू ही पुट कर देते हैं सीधा, dz/dx का होल स्क्वायर, और इक्वल्स आ गया आपका NZ डिवाइडेड बाई N1 साइन थीटा आई। अगर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर ले हम लोग, दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, तो लेफ्ट साइड में आ गया आपका 1 + dz/dx का होल स्क्वायर, और इक्वल्स राइट साइड तो आपका वही रहेगा NZ का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई N1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आई। अब अगर इसको और सिंप्लीफाई करें तो देखिए हम लोग dz/dx का वैल्यू डायरेक्टली लिख सकते हैं NZ स्क्वायर डिवाइडेड बाई N1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आई -1 का स्क्वायर रूट। अब देखिए इस राइट साइड वाले एक्सप्रेशन में ध्यान से देखिए, राइट साइड वाले एक्सप्रेशन में NZ ये वेरी है, ये फंक्शन है किसका, जेड का, जेड के साथ वेरी कर रहा है ये, और N1 साइन थीटा आई ये दोनों कांस्टेंट है, 1 तो कांस्टेंट ही है। अब यहाँ से इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करके हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, देखिए dz डिवाइडेड बाई √NZ स्क्वायर माइनस N1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आई इक्वल्स 1/N1 साइन थीटा आई। देखिए इस रूट में अगर हम लोग LCM ले लेते N1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आई, तो ऊपर में NZ स्क्वायर माइनस ये वैल्यू आ जाएगा N1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आई, और डिनोमिनेटर में तो यही रह जाएगा, तो ये रूट से बाहर निकल के N1 साइन थीटा आई आ गया, और न्यूमरेटर जो था उसको यहाँ ला दिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और dx को यहाँ से ऊपर ले आते हैं, ये dx। अब अगर इसी को हम लोग इंटीग्रेट कर लें तो ये आपका फाइनली z निकल जाएगा किसका फंक्शन, x का फंक्शन, और इसी इंटीग्रेशन में अगर हम लोग लिमिट पुट कर लेंगे +c, जैसे z का वैल्यू इस इंड के लिए कितना है, z इक्वल्स d अगर पुट कर दें तो दिस इंप्लाइज यही fx जो आएगा, इसमें जो x कोऑर्डिनेट होगा, ये x कोऑर्डिनेट आपका आ जाएगा l, तो x इक्वल्स l हो जाएगा। अब खैर जब तक n z का फंक्शन नहीं बताएगा हम लोग इस एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं। आपके सामने एक्सप्रेशन लिख दिए, अगर z का फंक्शन n बताया रहता तो हम लोग यहाँ प्लेस करके इस एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट करके वैल्यू भी निकाल सकते थे, प्रॉपर x का वैल्यू क्या आएगा, और x का लिमिट ले लेते हैं यहाँ के लिए, x का वैल्यू कितना 0, चूंकि इसी को ओरिजिन लिए हैं z एक्सिस और x एक्सिस, और इस पॉइंट पर x का वैल्यू हो जाता l, डायरेक्टली x निकल जाता, मतलब l का वैल्यू आ जाता। खैर हम लोगों को यहाँ ऑप्शन क्या पूछ रहा है, देखिए ध्यान से, L इज इंडिपेंडेंट ऑफ N2, मतलब L जो है N2 पर डिपेंडेंट नहीं है। अब यही देखिए dx का इंटीग्रेशन आपका आता कहाँ से कहाँ तक, 0 to L, यही वैल्यू होता L। इस पूरे एक्सप्रेशन में देखिए कहीं भी N2 नज़र नहीं आ रहा है, N1 है NZ है लेकिन N2 नज़र नहीं आ रहा है। इसका मतलब यहाँ से इंटीग्रेट करने के बाद जो x का इंटीग्रेशन dx का इंटीग्रेशन L आता लिमिट पुट करने पर, उस L के वैल्यू में कहीं भी N2 नहीं आएगा, N1 जरूर आएगा, NZ जरूर आएगा, लेकिन N2 नहीं आएगा। तो L इज इंडिपेंडेंट ऑफ N2, ये ऑप्शन आपका सही है कि N2 पर डिपेंड नहीं करेगा। डी ऑप्शन देखिए, L इज डिपेंडेंट ऑन NZ, L NZ पर डिपेंडेंट है, तो ये तो साफ साफ दिख रहा है NZ ही यहाँ फंक्शन होना चाहिए। अगर NZ हम लोग को पता होता Z का फंक्शन तो हम लोग लिख रख के इसको इंटीग्रेट भी कर सकते थे प्रॉपर। तो ये ऑप्शन आपका सही है क्योंकि NZ पर L डिपेंड करेगा, और यही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है और आंसर।